हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि आज हमने अपना 9th क्लास का न्यू शेड्यूल स्टार्ट किया है सीबीएसई बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए और हरियाणा बोर्ड के लिए। आप मतलब किसी भी तरीके से यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारा मोशन है, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है आपका मतलब इन क्लासेस की बात नहीं करेंगे, 9th क्लास के लिए ही नहीं, ये चैप्टर आपका 11th क्लास के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ पर अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है एजी फिजिक्स चैनल पर। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान से समझिए, किसी तरह की कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आप लोगों के डाउट्स अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा। कोशिश तो मेरी यही रहेगी, लेकिन फिर भी अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप सभी स्टूडेंट कोऑपरेट करिए। तो जितना हो सके हम अच्छे से अच्छा यहाँ पर कोशिश करेंगे आपको कंटेंट देने की। इस सीरीज का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है मोशन। व्हाट? मोशन। ये चैप्टर आपका 9th के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर की हेल्प से हम 11th क्लास के भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इस पे बेस्ड हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम शुरुआत में सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू इट वी विल ट्राई टू डू हियर, लेकिन जैसे जैसे हमारा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे मतलब चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताने जा रहा हूं। वो चीज हमारी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिक्स में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब कौन सी चीजें हमारी फिजिक्स में इंक्लूड हैं, कौन सी चीजें हमारी फिजिक्स में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज हमें चैप्टर को शुरू से करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जानना, जो कि हमारा सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। फिजिकल क्वांटिटी में आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। एक तो आप लोगों को याद करना है मैग्नीट्यूड, सेकंड वी कैन से दैट इज द यूनिट। ठीक है ना, जैसे कि आप किसी भी शॉप पर सामान लेने जाओ, ठीक है, तो जब तक आप शॉप पर ही किसी प्रॉपर फॉर्म में अपना मटेरियल का नाम नहीं बोलोगे या उसका प्रॉपर अमाउंट वहां पर आप डिफाइन नहीं करोगे, तो तब तक वो आपको सामान नहीं देगा। अगर आप शॉप पर जाओ, आप दुकानदार से कुछ भी मांगो, मुझे 1 दे, 2 दे, 3 दे, मतलब कहने का मतलब वहां पर हमें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं मिलेगी आप 1 2 3 में क्या मांग रहे हैं। ठीक है, अगर आप वहां पे प्रॉपर कोई यूनिट सिस्टम अप्लाई कर देते हो कि मुझे 1 किलोग्राम दे दे, तो किलोग्राम का नाम समझते ही शॉपकीपर समझ जाएगा कि आप किसी भी मटेरियल चीज जो कि वेट फॉर्म में है, मास फॉर्म में है, उसकी डिमांड कर रहे हो। ठीक है ना, तो कहने का मतलब आप यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप किसी किलोग्राम का नाम सुनते ही दुकानदार समझ जाएगा या तो आप चीनी मांग रहे हो या फिर कोई दूसरा कोई भी हैवी मटेरियल जिसका मास है वो मांग रहे हो। ठीक है, अगर आप मीटर वहां पर पुट कर देते हैं तो आप कोई भी स्केल मांग रहे हो 1 मीटर 2 मीटर का, या फिर कोई इंची टेप मांग रहे हो, तो कहने का मतलब फिर वो लेंथ के फॉर्म में वहां पे मतलब उस पॉइंट को लेना शुरू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड तो जरूरी है। मैग्नीट्यूड मतलब 1 2 3 4 ये तो हमारा जरूरी है। मैग्नीट्यूड होता है हमारा मैथमेटिकल नंबर, कि जैसे कि हम किसी मैथमेटिकल नंबर की बात करें, जैसे आपके पास 5 है, 4 है, 10 है, 3 है, तो जो भी चीज आपकी मैथमेटिकल किसी वैल्यू फॉर्म में है, ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपकी किस में आएंगी, ये चीजें हम बोल सकते हैं कि आपकी सब चीजें मैग्नीट्यूड में रहेंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट्स का। यूनिट्स का मतलब हम किस चीज में उसको मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे कि मास है, मास को हम किससे मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं। लेंथ को हम किससे मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। टाइम को हम किससे मेजर करते हैं, सेकंड में। टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं। ठीक है, फोर्स को किसमें मेजर करते हैं, न्यूटन में। तो ये जो चीजें आप यहाँ पर लिख रहे हो, ये सब चीजें आपकी किस में आती है, आपकी यूनिट फॉर्म में आती है।
तो जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या बन जाता है? फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू व्हाट? यूनिट। मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। तो वी कैन से फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। अब हम यहां पर कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया 5 किलोग्राम, ठीक है। अब मेरे बच्चे यहां पर बताओ मैग्नीट्यूड क्या है, बोलो ओके और नॉट ओके। अब मैग्नीट्यूड क्या है मेरा यहां पर, बोलिए। मैग्नीट्यूड मेरा यहां पर क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड मेरा यहां पर रहेगा 5 और यूनिट क्या रहेगी मेरी? यूनिट वो रहेगी मेरी किलोग्राम। क्या रहेगी मेरी? किलोग्राम। से यस और नो। अब एक बात बताओ मुझे स्टूडेंट्स, मैं यहां पे छोटा सा नंबर लिख देता हूं। ये मैंने लिख दिया यहां पर 10। बताओ क्या 10 फिजिकल क्वांटिटी है? 10 फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, क्योंकि यहां पर हमारा यूनिट है ही नहीं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या चाहिए हमें? फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें चाहिए मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। अब मैग्नीट्यूड तो गिवन है लेकिन यूनिट नहीं है, तो जब यूनिट ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हम वहां पे बोल ही नहीं सकते कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो कहने का मतलब हम यहां पे मैग्नीट्यूड मान लेते हैं लेकिन यूनिट है ही नहीं, तो जिस वजह से फिजिकल क्वांटिटी नहीं माना जाएगा। तो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, मैंने लिख दिया किलोग्राम, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर आपने यहां पर यूनिट लिख दिया और मैग्नीट्यूड यहां से गायब हो गया। क्या गायब हो गया? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के बगैर फिर भी ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बच्चे किलोग्राम के आगे 1 आपका ऑटोमेटिकली लिखा जाता है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम आपका एक फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगा। से यस और नो। तो हमें यहां से बिल्कुल एक क्लियर इंफॉर्मेशन मिल गया फिजिकल क्वांटिटी के लिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मेरा मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट होता है, ठीक है। तो जो मेरा आगे लिखा जाता है मैथमेटिकल नंबर, दिस कैन से दैट इज द मैग्नीट्यूड, और बैक साइड ऑल दोस थिंग्स व्हिच वी विल राइट, तो वी कैन से दिस थिंग्स कैन से इन द फॉर्म ऑफ यूनिट ओनली। से यस और नो। तो यहां से बहुत सारे एग्जांपल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहां से अभी एक कांसेप्ट देखा फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी को एक कई और लैंग्वेज में भी जान सकते हैं, जो चीजें हमारी मेजर्ड, ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, जो मेजर की जा सकती हैं। अब मेजर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, साथ में हमें यूनिट भी चाहिए। वेट मेजर करना है तो 2 न्यूटन। अब 2 तो हमारा मैग्नीट्यूड है, अब वेट हमारा किस में है? न्यूटन में। तो कहने का मतलब क्या है यहां पर, जो मेजर की जा सके, लेकिन मेजर किस फॉर्म में करें? एक प्रॉपर एक्यूरेट यूनिट की फॉर्म में, ठीक है। तो यूनिट के बगैर फिजिक्स का मीनिंग ही नहीं। 5 लिखोगे कोई मीनिंग नहीं, 10 लिखोगे कोई मीनिंग नहीं, तो मतलब बिना यूनिट के तो चीजें डिफाइन ही नहीं हो सकती। तो यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। मैं कह दूं मेरी हाइट 5 है, क्या 5 है? सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो वो यूनिट ही तो डिफाइन करेगी। वो एक पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम ही आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताएगा, कहने का मतलब चीजों के बारे में बताएगा। तो मेजरमेंट कोई छोटी चीज नहीं है मेरे बच्चे। तो इसलिए मेजरमेंट वाला जो टॉपिक होता है वो हर एक बुक में, 11th वाली बुक हो गई या फिर आपकी 9th वाली बुक हो गई, सबसे पहले दिया होता है कि सबसे पहले आप मेजरमेंट को समझो। तो जैसे आपको मेजरमेंट समझ आएगा तो उसके एकदम बाद आप लोग अगली चीजें पढ़ोगे, क्योंकि जब आपको मेजरमेंट ही सही से नॉलेज हो जाएगा तो वो चीजें हम यहाँ पर आगे वाली बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। से यस और नो। अब फिजिकल क्वांटिटी को बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हम आपके सिलेबस के कोरस्पॉन्डिंग बात करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी में सबसे जो जरूरी और पहली चीज हमें पढ़ाई जाती है वो आपकी कौन सी चीज होती है? स्केलर। नंबर 1 इज द स्केलर क्वांटिटी, clear? Or the second system we can say vector quantity. Clear ना? Number 1 is what? Scalar quantity. Number 2 is what? Vector quantity. बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पहले से जानते हैं, बोलते हैं कि सर मतलब बोरिंग लग रहा है थोड़ा सा। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, थोड़ा सा कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सिलेबस की बात करते हैं तो पूरी की पूरी सब चीजें मेंशन करनी जरूरी होती है, ठीक है ना। तो अगर बाय चांस कोई पार्ट स्किप हो जाए तो बच्चे बोलेंगे कि सर ने स्केलर वेक्टर के बारे में नहीं बताया। तो हम स्टेप वाइज पूरा सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो आप सब स्टूडेंट यहाँ पे फोकस करना, ठीक है। तो कुछ हम फनी चीजें भी ऐड करते चलेंगे, बट आप कोशिश करिए मतलब धीरे धीरे जैसे हम प्रोसीड करेंगे आगे तो हम चीजों की नॉलेज लेते चलेंगे, और हम यहाँ पे फनी पार्ट और सब चीजें हम बिल्कुल एक रेगुलर मैनर में हम यहाँ पर ऐड करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा आता है? वो हमारा स्केलर क्वांटिटी। कौन सा आता है? स्केलर। दूसरा हमारा कौन सा आता है? वेक्टर क्वांटिटी।
क्लियर? अब एक बात सुनो, स्केलर क्वांटिटी से पहले मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी बताया, ठीक है, उसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट यूज कर रहे थे। लेकिन अब एक बात सुनो, अब ये जो चीजें हम अब करेंगे, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, ये भी आपकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में रहेगी, दोनों चीजें रहेंगी मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो एक चीज में आपको डायरेक्शन देनी है, दूसरे में आपको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। तो स्केलर क्वांटिटी में हमारा रहेगा सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कौन सा पार्ट रहेगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड। से यस और नो? फिजिकल क्वांटिटी के अंदर स्टडी कर रहे हैं स्केलर पार्ट को, अब स्केलर के अंदर आपका क्या है? मैग्नीट्यूड। जो क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखी जाए वो क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे सर मैग्नीट्यूड तो 5 है, क्या ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो सकता है? नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि यहाँ पर यूनिट नहीं है। कौन सा पार्ट यहाँ पर इंक्लूड नहीं है? यूनिट पार्ट इंक्लूड नहीं है। तो कहने का मतलब स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड, और वो मैग्नीट्यूड जो फॉर्म रहेगी वो आपकी यूनिट के साथ होनी चाहिए। किसके साथ होनी चाहिए? यूनिट के साथ। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया मास, क्या लिखा मैंने? मास। अब मास को मेजर किस में किया जाता है? किलोग्राम में। तो मान लेते हैं 5 है, तो ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रहे, यूनिट तो ऑटोमेटिकली आपका आएगा ही आएगा। जो क्वांटिटी आपकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रहे और जिनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। कहने का मतलब क्या? 5 किलोग्राम। तो मास की कोई डायरेक्शन होती है? मतलब कहीं ईस्ट में कुछ हो रहा है, वेस्ट में कुछ हो रहा है, कोई डायरेक्शन तो नहीं ना मास की, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हो रहा हो, कहीं कोई चेंजेस आ रहे हो। तो जिस चीज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, तो वो सब क्वांटिटी किस में आती है? आपकी स्केलर में आती है। वी कैन से दिस क्वांटिटी कैन कम इन द स्केलर क्वांटिटीज ओनली। से यस और नो? अब एक बात सुनिए स्टूडेंट, अब इसमें और भी आप कई चीजें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मास मैंने मेजर कर लिया, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक लेंथ की बात करूं, किसकी बात करूं? लेंथ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर 10 मीटर, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अब जब डायरेक्शन नहीं है तो भी ये पार्ट भी आपका स्केलर में आ जाएगा। टाइम आपका किस में रहेगा? सेकंड में। सेकंड, तो ये भी आपको कोई डायरेक्शन में लेके चल रहा कि कहीं ईस्ट में टाइम 10 सेकंड, वेस्ट में टाइम 3 सेकंड, तो इस केस में भी आपका टाइम का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम टेम्परेचर की बात करें, बहुत सारी यूनिट आप लिख सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर आपका केल्विन में होता है, क्लियर। उसके बाद आपकी यहाँ पर मेंशन करें स्पीड हो गई आपकी, ठीक है, डिस्टेंस हो गई, ठीक है ना। ये सब चीजें आपकी किस में आती हैं? ये सारी चीजें आपकी स्केलर में आती हैं, क्योंकि इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। जो चीजें बिना डायरेक्शन के रहेंगी वो सब चीजें स्केलर क्वांटिटीज में होती है, ठीक है। से यस और नो? ओके और नॉट ओके स्टूडेंट? अब वी आर कमिंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 2 इज व्हाट? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ये बहुत इजी है, हमें आता है, ठीक है। बच्चे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हमें चीजों को एक बार और रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी में देखो मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ रहेगा मेरे बच्चों, यूनिट के साथ रहेगा। और साथ में कौन सी चीज मेंशन रहेगी यहाँ पर? डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन। जैसे कि अगर बात करें मैं 5 मीटर जा रहा हूं, किसमें जा रहा हूं? ईस्ट में जा रहा हूं, ठीक है। जो 5 मीटर है ये मेरा एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है मेरा? स्केलर। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर ईस्ट लिख दिया तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया आपका डायरेक्शन। क्या मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पर? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आते ही तो ये फिजिकल क्वांटिटी आपका किसमें बदल जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी में। किस क्वांटिटी में बदल जाएगा? ये आपका वेक्टर क्वांटिटी में बदल जाएगा। जैसे ऐसे होता है। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप मान सकते हो, जैसे वेट है, वेट आपका वेरी करता है, ठीक है। फोर्स हो गया आपका, ठीक है ना। वेलोसिटी आपका, ये सब चीजें आपकी किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे एक चीज इंक्लूड करते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन। एक चीज छोटी सी ध्यान रखना मेरे बच्चों, कोई भी चीज मैग्नीट्यूड अगर बिना यूनिट के लिखोगे तो वो आपका फिजिकल क्वांटिटी मींस फिजिक्स की फॉर्म में डिफाइन ही नहीं होगा। मैंने 5 लिखा, अब 5 क्या है? मास है।
वेट है, लेंथ है, क्या चीज है, जब तक आप उसके पीछे पर्टिकुलर यूनिट डिफाइन नहीं करोगे, जब तक यूनिट नहीं लिखोगे तो आप लोग 1% भी नहीं समझ पाओगे कि वो फिजिक्स का कौन सा है भी नहीं फिजिक्स का पार्ट और नॉट। क्लियर ना? तो यहां से सबसे जरूरी है कि आपको यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट के बगैर आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो कई चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, अब मेरे को नहीं पता क्या, कुछ नहीं बताया, ये लेंथ है, मास है, कुछ नहीं बताया यहाँ पर। लेकिन आप एक चीज देखना, आप आसानी से यहाँ पर बता सकते हो कि जो सेंटीमीटर है क्या चीज? सेंटीमीटर यूनिट है किसका? लेंथ का। तो आप सीधा बोल दोगे 10 सेंटीमीटर कोई लेंथ है, 10 सेंटीमीटर कोई ना कोई लेंथ है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 9 किलोग्राम से यस और नो, अपनी किलोग्राम के आते ही हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो 9 किलोग्राम है आपका एक मास है। से यस और नो स्टूडेंट? क्लियर ना? ओके, अब स्टूडेंट मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? अब आप लोगों को एक लिस्ट बनाना है, उसमें लिखना है कौन सी क्वांटिटी आपकी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी आपकी वेक्टर है, ठीक है? लिखो स्टूडेंट, देखो डिफाइन करना है आपको। सबसे पहले मतलब जो आपको क्वेश्चन करना है, अपनी कॉपी में लिखना है कि आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में एक लिस्ट बनानी है आपको, वो लिस्ट आपको लिखनी है। जल्दी से लिखिए स्टूडेंट, लिखिए विद योरसेल्फ। लिखिए स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है आप लोगों ने लिख लिया होगा। ओके, नेक्स्ट, अब हम अपना चैप्टर का मेन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो किसी भी टॉपिक में पढ़ाया जाता है, ठीक है, खासकर मोशन वाले चैप्टर में, खासकर कौन से वाले चैप्टर में? मोशन वाले चैप्टर में जो सबसे जरूरी चीज पढ़ाई जाती है, ठीक है, वो सबसे पहली टर्म कौन सी होती है? एक होती है आपकी रेस्ट, दूसरी कौन सी होती है आपकी? मोशन, ठीक है? अब रेस्ट और मोशन के बारे में अब यहां पर स्टडी करेंगे। जो सबसे जरूरी चीज है, रेस्ट पढ़ाया जाता है, मोशन को भी पढ़ाया जाता है। कई बच्चे सोच रहे होते हैं कि जैसे कि कोई चीज चल रही है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है, तो मान लेते हैं कि वो मोशन में है। अब मैं यहाँ पर एक पोजीशन पर खड़ा हूँ, ठीक है, तो मान लेते हैं सब मुझे देखेंगे और देखते बोलेंगे कि ये बंदा रेस्ट पे है, लेकिन रियल मैनर में मैं रेस्ट पे हुई नहीं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि अर्थ कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है और अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही है, तो मैं तो अर्थ के साथ मूव कर रहा हूं ना, अर्थ के साथ मूव कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, तो कहने का मतलब मैं रेस्ट पे हूं नहीं, ठीक है? तो ये चीजें आपकी प्रॉपर डिफाइंड ही नहीं है। इनको बिल्कुल प्रॉपरली समझने के लिए आप लोगों को दो चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है। दो चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज आपकी कौन सी है? दोनों के केस में सबसे जो पहली चीज है वो कौन सी है आपकी? ऑब्जर्वर। सबसे पहली चीज कौन सी आपकी? ऑब्जर्वर। सेकंड कौन सी आपकी? सराउंडिंग। सेकंड चीज कौन सी आपकी? सराउंडिंग। पहली चीज आपकी है ऑब्जर्वर और सेकंड चीज क्या आपकी? सराउंडिंग। अगर आपका ऑब्जर्वर और सराउंडिंग दोनों चीजें आप देख ले रहे हो और उसके कोरस्पॉन्डिंग जब आप देखते हो, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज आपकी रेस्ट पे है और कौन सी चीज आपकी मोशन में है, ठीक है? देखो मैंने यहां पर, देखो ये यहां पर मैंने डस्टर रखा हुआ है, ठीक है, और इसकी साइड में चौक पड़ा हुआ है। अब देखो डस्टर के कोरस्पॉन्डिंग चौक किस पे है? रेस्ट पे है। अब चौक के कोरस्पॉन्डिंग डस्टर किस पे है? रेस्ट पे है। मतलब दोनों रेस्ट पे है ना, मतलब उसके लिए क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, उसके सराउंडिंग को कंपेयर कर रहे हैं। मैं यहां पर खड़ा हूं, इस रूम के अंदर खड़ा हूं, ठीक है? अब इसके रूम के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं खुद को देखूं तो मैं कौन सी पोजीशन पे उस टाइम पे? मैं रेस्ट पर हूं। किस पर हूं? रेस्ट पर, क्योंकि रूम भी रेस्ट पे है ना। अगर मैं चलना शुरू कर दूं तो इस रूम के कंपैरेटिवली अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं किस में माना जाऊंगा? मोशन, तो मेरे को मोशन में माना जाएगा, ठीक है? तो यानी कि मैं जब चल रहा हूंगा कंटिन्यूअसली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चल रहा हूंगा, तो मैं अपने चारों तरफ देखूंगा कि मेरा जो सराउंडिंग है वो रेस्ट पे है या फिर मोशन में है, ठीक है? अगर वो रेस्ट पे है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में मोशन में माना जाऊंगा। अगर वो भी मोशन में मेरे साथ बराबर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में भी किसमें?
उनके आपस में कॉम्बिनेशन से मैं रेस्ट पे माना जाऊंगा। से यस और नो। अब इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको डेफिनेशन यहां पर बता दूं, ठीक है। सबसे पहले हम रेस्ट की बात करेंगे। रेस्ट वाली चीज बहुत जरूरी है। तो रेस्ट के केस में देखो, एक चीज तो आपको माइंड में सेट करनी है कि ऑब्जर्वर, ठीक है ना, प्लस उसका सराउंडिंग, ठीक है। ऑब्जर्वर और सराउंडिंग के कोरस्पॉन्डिंग जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नॉट सिंपली मींस पोजीशन में आपका क्या रहे, नो चेंज। से यस और नो। कहने का मतलब क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट, सिंपली हम कोई ऑब्जेक्ट की बात करें, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। से यस और नो। क्लियर ना। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट किसमें रहेंगे, आपकी रेस्ट पर रहेंगे। किसमें रहेंगे, रेस्ट पर, ठीक है। अगर हम मोशन की बात करें, मोशन के केस में क्या रहेगा, ऑब्जर्वर और सराउंडिंग के केस में जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या करे, चेंज करे, पोजीशन को क्या करे, यहां पर चेंज करे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या, जब रेस्ट की बात करें तो ऑब्जर्वर और सराउंडिंग के कंपैरेटिवली कॉरस्पॉन्डिंग या फिर अलोंग विद इट हम देखें तो हमारा उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा ना, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट आपकी रेस्ट में है। जैसे कि हम एग्जांपल लें, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सब टीचर्स का मतलब जो बातें हैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं, सब बच्चे टीचर्स की बातें ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी आप मेरे को सुन रहे हो, जैसे कि आपकी आंखें मेरे ऊपर है तो आप मेरे को ऐसे फोकस कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप बिल्कुल फोन में ध्यान से देख रहे हो ना। तो जब आप देखो, जब मान लेते हैं मम्मी उधर से रूम के अंदर आ गई, जैसे पेरेंट्स या कोई भी रूम के अंदर आया तो उसने आपको देखा तो एकदम से कहेगा आप रेस्ट पे हो। क्यों आप रेस्ट पे, क्योंकि उसने रूम को देखा, चारों तरफ उसने रूम को देखा, फिर खुद को देखा, क्योंकि वो ऑब्जर्वर है। जब उसने खुद को देखा फिर रूम को देखा तो उसने देखा कि आप एक ही प्लेस पे रखे हुए हो, बैठे हुए हो, और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका रूम भी उसी पोजीशन में है। तो कहने का मतलब आप रूम के कोरस्पॉन्डिंग अपने आप को किस सिचुएशन में मानोगे कि आप रेस्ट पे हो। कहां पर हो आप, रेस्ट पे। से यस और नो। अब देखो ऑडियंस आपकी बैठी हुई है, जो रनर होते हैं वो दौड़ लगाने वाले वो दौड़ लगा रहे हैं। अब ऑडियंस रेस्ट पे है, एक जगह बैठी हुई है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जब वो सामने वाले बंदे को देखेंगे जो दौड़ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो किस में है, मोशन में है, ठीक है ना। तो हमने ये मोशन और रेस्ट वाली कंडीशन यहां पर समझी कि जो रेस्ट वाली बात करें तो ऑब्जर्वर और सराउंडिंग की बात करेंगे, मतलब सिर्फ इन दोनों टर्म को हम समझ सकते हैं, दोनों को ऑब्जर्वर और सराउंडिंग से कनेक्ट करके, ठीक है। अगर आप दोनों को कनेक्ट ही नहीं करोगे, देखो मान लेते एक बॉक्स आपका पूरा एक बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर आप यहाँ पर कहीं पर ऐसे खड़े हुए हो, से यस और नो, बिल्कुल आप यहाँ पर खड़े हो। अब ये बॉक्स आपका बिल्कुल बंद है, आप एनवायरमेंटल से कनेक्टेड ही नहीं हो, कहीं से आपको कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है। तो आप खुद को बता ही नहीं पाओगे कि आप रेस्ट पे हो या फिर आप मोशन में हो, आप रेस्ट पे हो या फिर मोशन में हो। क्लियर ना, क्योंकि आपको मतलब आपका सराउंडिंग दिख ही नहीं रहा, ठीक है ना, मतलब रूम में वो कोई है ही नहीं, और आपके रूम में कोई है ही नहीं ना, तो आपके पास कोई ऑब्जर्वर तो चलो बाहर है, उसके कोरस्पॉन्डिंग वो तो देख लेगा, लेकिन जब आप अपना सराउंडिंग देखोगे तो सराउंडिंग में आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, तो आप ना तो आप रेस्ट पे मान सकते हो खुद को, ना आप किस पे मान सकते हो, मोशन में, तो आपको कुछ समझ ही नहीं पाओगे। से यस और नो। अब जैसे देखो मैं अर्थ में हूं, अर्थ कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, तो मेरा पता चलेगा जब कोई बंदा मुझे मून पे खड़ा होकर ऑब्जर्व करे, तो उसको तो दिखूंगा मैं मोशन में हूं, ठीक है। लेकिन मैं जब अर्थ पे खड़ा हूं तो अर्थ पे खड़े होकर जब मैं दूसरी चीजों को देखूंगा, तो जैसे मैं दूसरी चीजों पे फोकस करूंगा तो उस टाइम पे क्या रहेगा, साइड की चीजें रेस्ट पे हैं, दूसरे वाले भी रेस्ट पे हैं, तो मतलब मेरे साथ साथ पड़ी हुई है ना, वो खड़ी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, वो मेरे कोरस्पॉन्डिंग में ऑब्जर्वर हूं ना, तो मैं उनको देख रहा हूं, तो मेरे हिसाब से वो रेस्ट पे है, ठीक है। लेकिन जो मून पे बंदा खड़ा है उसके हिसाब से सब चीजें किसमें है, मोशन। पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आपका नॉर्मली होता है कि हमें बताना होता है कि जो रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन हमें बताना है कि जो रेस्ट और मोशन है दोनों रिलेटिव टर्म है, दोनों कैसी टर्म है, रिलेटिव। तो ये चीज कैसे बताओगे कि अगर हम रेस्ट की बात करें या फिर मोशन की बात करें तो दोनों की दोनों टर्म आपकी कैसे रिलेटिव है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा आपको, एक एग्जांपल लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करो, देखो मान लेते हैं ये आपकी ट्रेन है, क्या आपकी ट्रेन वाला एग्जांपल हमेशा लिया जाता है। मान लेते हैं आपकी ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन में आपके दो फ्रेंड हैं,
ठीक है ना, और आप यहां पर बाहर खड़े हुए हो, से यस और नो, ठीक है, आप यहां पर बाहर खड़े हो, ठीक है। अब ट्रेन ने चलना शुरू किया, ट्रेन ने चलना शुरू किया, ठीक है। अब एक चीज देखिए स्टूडेंट कि जो यहां पर ये दो फ्रेंड बैठे हुए हैं, जब ये एक दूसरे को देखेंगे और अपने ऐसे सराउंडिंग को देखेंगे, एक दूसरे को देख मतलब इसके लिए ये फ्रेंड और इसके लिए ये फ्रेंड एक दूसरे के लिए एक दूसरे का सराउंडिंग है, ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो जब ये लड़का इसको देखेगा और ये वाला लड़का इसको देखेगा, तो दोनों दोस्तों में क्या देखेगा कि दोनों के दोनों एक ही पोजीशन पर हैं, वो अपनी पोजीशन नहीं बदल रहे, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि वो कहां आपस में एक दूसरे के लिए किस पे है, रेस्ट पे है। किस पे है वो, रेस्ट, मतलब सेम फ्रेम में है, ठीक है, मतलब वो रेस्ट पे है। लेकिन जब हमने इस बंदे को देखा, या तो ये इस बंदे को देखे या फिर ये बंदा इन बंदों को देखे, तो क्या देखेगा उनको कि इसके लिए ट्रेन मोशन में है, तो इसका मतलब ये इसके दोनों फ्रेंड ये भी किस में है, मोशन में, तो इसके लिए कौन सा कांसेप्ट आ गया, मोशन। अब देखो स्टूडेंट, चीज आपकी एक ही है, ट्रेन चल रही है, आपका फ्रेंड बाहर खड़ा हुआ है, देखो उसी सिचुएशन में इस फ्रेंड के लिए या मतलब इसके लिए ये दोनों मोशन में है, ठीक है। अब इस वाले फ्रेंड के लिए ये किस में है, रेस्ट में। देखो अगर ये लड़का देखेगा, ये वाला ए वाला किसको देखेगा, बी को, तो ए के लिए बी किस पे है, रेस्ट में है। लेकिन ए के लिए जो सी है या सी के लिए ए किस में है, मोशन में है। तो यहां से क्या क्लियर हुआ मेरे बच्चों कि जो ए है, ए आपका दोनों जगह कनेक्ट हो गया, इधर वो रेस्ट वाली कंडीशन से कनेक्ट हो गया और इधर वो किससे कनेक्ट हुआ, मोशन वाली कंडीशन से कनेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट से आपका रेस्ट भी जुड़ गया और उसी पॉइंट से आपका कौन कनेक्ट हो गया, मोशन भी कनेक्ट हो गया। तो यहां से हमारा क्लियर हो जाता है कि जो आपकी रेस्ट और मोशन है, दोनों की दोनों कंडीशन आपकी बिल्कुल रिलेटिव है, एक दूसरे से कंप्लीटली कनेक्टेड है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मैं खुद की बात करूं, मैं मतलब एक फ्रेंड को देख रहा हूं, वो दौड़ रहा है, अब दूसरे वाले फ्रेंड को देख रहा हूं, वो रेस्ट पे है मेरे कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो मैंने उसको देखा, तो मैं एक ऑब्जर्वर हो गया, तो मैंने जब उसको देखा तो मेरे लिए वो रेस्ट पे है। जब मैंने दूसरे वाले को देखा, वो किस में है, मोशन में है। अब दोनों चीजें मुझसे अकेले से कनेक्ट हो गई, भाई एक चीज मेरे लिए रेस्ट पे है, एक चीज मेरे लिए मोशन में है। तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे लिए मोशन और रेस्ट दोनों मेरे साथ ही कनेक्ट हो गई, ठीक है। तो जब वो दोनों एक ही चीज से कनेक्ट होगी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका जो रेस्ट और मोशन है, दोनों की दोनों टर्म आपकी बिल्कुल रिलेटिव टर्म है। सही है सो नो। तो यहाँ पे हमने रेस्ट और मोशन को बिल्कुल प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया, क्लियर। अब यहाँ पर हम छोटी छोटी चीजें और यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, जैसे कि इसके बाद हमने अपने चैप्टर को शुरू कर, दीज आर द बेसिक थिंग ओनली। इसके बाद हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीजें शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक किससे स्टार्ट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट एंड दूसरा टॉपिक दैट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट। अब जो मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस किया, तो हम ये चीज हम अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इससे वीडियो आपका लेंथी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।